प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं में जो मॉक टेस्ट पेपर 28 सितंबर को जो हुआ था, तो उसमें जो 20 प्रश्न गणित के पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों का हल व्याख्या सहित यहाँ पर दिया गया है। इसको समझें और इसी प्रकार अगला जो पेपर होगा या आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको ये मदद करेगा। तो जैसे 41 नंबर पे था कि श्रृंखला 2, 6, 12 और 20 की लुप्त संख्या होगी, अर्थात अगली संख्या यहाँ पर क्या आएगी ये हमको ज्ञात करना था। तो हम देखें, पहले 2 लिखा है, फिर 4, 6 लिखा है। तो 6 कैसे आ रहा है? 2 में 4 जोड़ने पर 6 आ रहा है। फिर अगली संख्या 12 लिखी है, तो 6 में अगर हम 6 जोड़ रहे हैं तो 6 जोड़ने पर 12 आएगा। फिर अगली संख्या 20 है, तो 12 में 8 जोड़ने पर आती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है। तो इसके बाद अगला जो अंक आएगा वो 10 जोड़ेगा। तो अगली जो संख्या 20, इसमें 10 जोड़ेगा, तो इस प्रकार से 30। तो यहाँ अगली संख्या जो यहाँ खाली स्थान में आएगी वह 30 होगी। यही इसका सही उत्तर होगा, अर्थात उत्तर ए उसका सही होगा। फिर हम देखें दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में ऐसा दिया गया था कि 3 किलोग्राम अमरूद की कीमत 135 रुपये है, तो 4.5 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी। तो हम देखिए कि 3 किलोग्राम अमरूद की कीमत 135 रुपये है, तो 1 किलोग्राम अमरूद की कीमत कितनी होगी। तो 135 में 3 का भाग जाएगा तो 45 रुपये आएगा। अब 4.5 किलो, या इसको हम 4.5 भी लिख सकते हैं, केजी की कीमत कितनी होगी। तो 4.5 गुणित 45 करेंगे तो 202 रुपये 50 पैसे। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जो 202 रुपये 50 पैसे होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 43 को हम देखें, तो 43 प्रश्न में कथन दिए गए थे, उसमें से हमको असत्य कथन छांटना था। तो उसका सही उत्तर जो है डी वाला है कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध है। ये एक असत्य कथन है, यह हमें उसमें से ढूंढना था। प्रश्न क्रमांक 44 में हम देखें, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 दिया है, तो उसका हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो घन का आयतन का जो सूत्र होता है ए की घात 3, अर्थात भुजा जो होती है उसकी घात 3। तो 64 यहाँ दिया गया, तो 64 बराबर ए की घात 3। तो 64 घन होता है 4 का, तो हम इसको 4 की घात 3 बराबर ए की घात 3 लिखे। ये घात 3 से 3 काट दे तो ए बराबर 4। तो अर्थात घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी। अब हमको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a का वर्ग। तो a का मान या भुजा का मान हमारे पास 4 आया, तो 6 गुणित 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 6 96। इस प्रकार से इसका जो ए उत्तर है 96, यह इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 45 में हम देखें, तो प्रश्न क्रमांक 45 है कि 6 छात्रों का औसत 52 दिया गया है और यहाँ पर एक अज्ञात राशि x दी गई है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें औसत बराबर होता है मानों का योगफल बटे मानों की संख्या। तो औसत का मान 52 है, तो हमने औसत के नीचे 52 लिख दिया। मानों का योगफल मतलब जितने मान दिए गए सबको हमने जोड़कर लिख दिया, 45 धन 52 धन 60 धन 48 धन 55 धन x बटे में 6, क्योंकि कुल 6 संख्या है। तो मानों की संख्या 6, इसलिए नीचे 6 लिखा। 6 का गुणा हम 52 में करेंगे तो 312 आएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये 260 आ रहा है। तो 260 धन x, तो 260 यहाँ से पक्षांतरित होगा, तो 312 ऋण 260 तो 52 होगा। अर्थात जो बी वाला उत्तर है, तो x का मान 52 होगा। यह इसका सही उत्तर उसका बी होगा। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 46। तो प्रश्न क्रमांक 46 में x की घात 3 धन x का वर्ग धन x धन 1 का गुणनखंड हमको ज्ञात करना था। तो इसके जो गुणनखंड होंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 पद दिए गए हैं, तो ये प्रथम 2 पद में से क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। तो यहाँ x का वर्ग ये बाहर निकल सकता है, कॉमन ले लिया हमने। अगले जो 2 पद है उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, अर्थात 1 निकल सकता है। तो हम देखें कि कोष्टक के अंदर x धन 1 और x धन 1 बचा हुआ है, तो x धन 1 को बाहर कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा x वर्ग धन 1। तो अर्थात इसका सही उत्तर बी वाला होगा, जिसमें 2 गुणनखंड दिए x धन 1 और x का वर्ग धन 1। यही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 47 में हम देखें कि यदि 4a ऋण 7ab धन 3b धन 12 को 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3 से घटाया जाए तो क्या उत्तर होगा। तो हमको घटाना है, तो हमने क्या किया, दोनों बहुपदों को लिख लिया। इसमें से इसको घटाना है, दूसरे को हमने पहले लिख लिया और पहले वाले को बाद में लिख दिया।
कोष्टक खोलेंगे, घटाना है, ऋण का चिन्ह लगाया है, ऋण का चिन्ह है इसलिए अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो ऋण वाला धन हो गया, धन वाला ऋण हो गया, धन वाला ऋण हो गया। समान पदों को एक साथ कर लें तो 12A ऋण 4A, 9AB और 7AB को लिख लिया, 5B ऋण 3 ऋण 4। तो ये सबको हमने घटते क्रम में समान पदों को एक साथ कर लिया और इसका हल करेंगे तो 8A ऋण 2AB धन 2B ऋण 15। तो अर्थात इसका जो C वाला है ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखें कि बहुपद 3x धन 5 का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक अर्थात हमको जो बहुपद दिया उसके बराबर शून्य लिख दें, 5 का पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर ऋण 5 हो जाएगा। x में 3 का गुणा है तो दूसरी तरफ जाकर भाग होगा तो x बराबर ऋण 5/3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो शून्यक होगा ऋण 5/3 होगा। अब हम देखें प्रश्न क्रमांक 49 में, यदि x बराबर x धन 1/x बराबर 2 दिया गया तो हमको x की घात 4 ऋण x 1/x की घात 4 का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवाल आगे आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। इसमें हमको जो मान दिया गया कि x धन 1/x बराबर 2 दिया है, हमने पहले ये लिखा कि हमको दिया गया है, हम दोनों तरफ वर्ग कर दें। तो जब वर्ग करेंगे तो a धन b का वर्ग, इस सर्व समीकरण के आधार पर ये a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab लिखा और 2 का वर्ग 4 हो गया। तो यहाँ x वर्ग धन 1/x का वर्ग करने पर ये 1/x का वर्ग बन जाएगा और ये 2 पक्षांतरित करेंगे तो 4 ऋण 2। तो इस प्रकार हमको x वर्ग धन 1/x का वर्ग का मान मिला 2। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब पुनः हम देखें, हमको x वर्ग ऋण 1/x वर्ग का मान भी ज्ञात करना है और एक बार x ऋण 1/x का मान भी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पर x वर्ग ऋण 1/x वर्ग का मान निकालना है तो यहाँ a वर्ग ऋण b वर्ग मान लें तो ये एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b हो जाएगा। तो ये जो a ऋण b है इसका मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ इस सर्व समीकरण को लगाएंगे कि a ऋण b का वर्ग, तो a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab होता है। तो यहाँ x ऋण 1/x का वर्ग बराबर, तो यहाँ हम ये देखें कि जो x वर्ग धन 1/x का वर्ग है इसका हमने समीकरण 1 में मान ज्ञात कर चुके हैं, ये 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। यहाँ ऋण 2ab है तो x से x कट गया तो ऋण 2 बचा, तो यहाँ इसमें से घटाएंगे तो 2 ऋण 2 तो 0 बचेगा। तो अर्थात x ऋण 1/x का वर्ग बराबर 0। जब वर्ग को पक्षांतरित करेंगे हम तो 0 का वर्गमूल भी 0 होगा, तो अर्थात x ऋण 1/x का मान हमारे पास 0 आ गया। अब हम यहाँ पर इस सर्व समीकरण में x वर्ग ऋण 1/x एक कोष्टक में x धन 1/x होगा और दूसरे में a धन b हो गया और a ऋण b हो गया। तो अर्थात x का वर्ग ऋण 1/x का वर्ग बराबर क्या होगा, तो इसका मान है 2 और इसका मान है 0। तो 2 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा। अब हमको जो हमारा मूल सवाल है उस पर अगर हम आते हैं कि x की घात 4 ऋण 1/x की घात 4 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x वर्ग का वर्ग और x इसको लिख सकते हैं 1/x वर्ग का वर्ग। तो यहाँ a वर्ग ऋण b वर्ग, पुनः ये a धन b और a ऋण b बन जाएगा। अब इस a ऋण b का मान हमारे पास 0 हमने निकाल चुके हैं पहले समीकरण नंबर 3 में। यहाँ 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 करने पर 0 होगा, अर्थात इसका सही उत्तर D होगा। तो इस सवाल को 1-2 बार और हल करके देखें, 3 समीकरण बनाकर हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। हम देखें प्रश्न क्रमांक 50। तो प्रश्न क्रमांक 50 में है कौन सी माप त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो 4 प्रकार की जो मापें दी गई तो उसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 अंश होता है, तो अर्थात ये 120, 30 अंश और 30 अंश, इसका 180 अंश होता है, इसलिए इसका D जो सही उत्तर होगा वह यह इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 51 में देखें कि प्रश्न क्रमांक 51 जो है तो इसको हम इस प्रकार से हल कर लेंगे कि किशन की वर्तमान आयु x ले लें और राम की वर्तमान आयु y ले लें। तो प्रश्न के अनुसार है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले अर्थात x ऋण 10 और y ऋण 10। तो किशन की आयु 10 वर्ष पहले राम की आयु की 7 गुनी थी, तो इसलिए हमने 7 का गुणा किया। तो इसको जब गुणा करेंगे हम तो 7y ऋण 70 बनेगा। x ऋण 10 बराबर 7y ऋण 70। तो हम 10 का पक्षांतर कर दें तो 7y ऋण 70 धन 10। अभी 70 में से 10 घटेगा तो x बराबर 7y ऋण 60। ये एक समीकरण बना दिया हम। अब प्रश्न में दूसरी दी गई शर्त के अनुसार है
कि 10 वर्ष बाद किशन की आयु राम की आयु की तिगुनी हो जाती है। तो तिगुनी हो जाती है मतलब 3 का गुना, तो दोनों में हमने 10-10 जोड़ा, क्योंकि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु में 10 वर्ष जुड़ जाएंगे। ये x धन 10 बराबर 3y धन 30। अब यहाँ हम देखें कि ये जो x है इसका मान समीकरण नंबर 1 में हमने 7y ऋण 60 लिखा है, तो यहाँ x के स्थान पर हम 7y ऋण 60 हमने यहाँ पर ये x का जो मान है ये रख दिया यहाँ पर, धन 10 बराबर 3y धन 30। अब हम y वाली संख्याओं को एक तरफ पक्षांतरित कर लें और बिना चर राशि वाली को दाहिनी तरफ ले जा ले। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 7y ऋण 3y बराबर 30 धन 50, तो 7 में से 3 गया तो 4y बराबर 80, तो 4 का पक्षांतर नीचे होगा, तो 4 से हम 80 को काटेंगे तो 20 बार, तो y बराबर 20 आ गया। तो हमने जो y था वास्तव में किसकी उम्र थी, वर्तमान आयु थी राम की, तो अर्थात y बराबर 20 आ गया, तो उत्तर ए हो जाएगा, उसकी आयु होगी 20 वर्ष। अब हम देखें प्रश्न क्रमांक 52 में, तो प्रश्न क्रमांक 52 है 3x ऋण 7 बराबर 4x है तो x का मान क्या होगा। तो 3x ऋण 7 बराबर 4x है, तो हम यहाँ 4x के अंदर पक्षांतर कर लें, तो 3x में से 4x घटेगा तो ऋण x हो जाएगा बराबर 7, तो x बराबर ऋण 7 हो जाएगा, अर्थात इसका ए वाला उत्तर सही है, x बराबर ऋण 7। प्रश्न क्रमांक 53 में हम देखें कि 3.5 किलो मिठाई 7 लोगों में बांटना था, तो हम क्या करेंगे 3.5 या 3 से 1/2 में 7 का भाग देंगे। तो 3 से 1/2 को जब हम उचित भिन्न में बदलेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 भागित 7। इस 7 के बटे में कुछ नहीं तो हम 7/1 लिख सकते हैं। यहाँ बीच में भाग का चिन्ह, भाग को जब हम हल करते हैं तो गुणा में बदलते हैं, तो दूसरी जो भिन्न रहती है उसको बदल दिया जाता है, तो 7/2 गुणित 7/1 का 1/7 बन जाएगा, 7 से 7 कट गया तो 1/2 बचा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को आधा किलो मिठाई मिलेगी, अर्थात इसका सी सही उत्तर होगा आधा किलो या आधा केजी। फिर प्रश्न क्रमांक 54 में देखें, जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार कि x में 21/2 का गुणा कर 14 को घटाया जाता है तो उत्तर 0 आता है, तो हमने उसी को गणितीय कथन में परिवर्तित कर लिया है। अभी ऋण 14 को जब पक्षांतरित करेंगे तो ये धन 14 बन जाएगा। अब x के साथ 21/2 का गुणा है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो 14 में 2 का गुणा हो जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। 7 से हम काट ले तो 7 दूनी 14 और 21 को काटेंगे 3 बार, तो 7 × 21, तो इस प्रकार 2 दूनी 4/3, तो अर्थात इसका सही उत्तर बी होगा, x बराबर 4/3। प्रश्न क्रमांक 55 में हम देखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 55 है जो सवाल में दिया गया है उसके अनुसार कि एक केक का 2/7 भाग खाया गया है, तो जब 2/7 भाग खा लिया तो शेष कितना बचा, तो 1 में से 2/7 को घटाया तो घटाने पर आता है 5/7 भाग। अब रवि ने फिर 5 जो शेष बचा था उसका 4/5 भाग खाया, तो 5/7 जो बचा उसका 4/5 भाग खाया, तो 5/7 का 4/5। तो अब इसका जब हम हल करेंगे का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया, 5 से 5 कटेगा 4/7 भाग, तो 4/7 भाग रवि ने खाया। अब शेष कितना बचा, तो शेष जो बचा हुआ हिस्सा होगा, तो जो 5/7 पहले बचा था उसमें से 4/7 और खा लिया, तो 5/7 ऋण 4/7, तो 5 ऋण लघुत्तम समापन 7 ही होगा, तो 5 में से 4 गया तो 1/7, तो अर्थात जो सी उत्तर सही होगा इसका 1/7 शेष बचेगा। प्रश्न क्रमांक 56 में हम देखें 1/6 को प्रदर्शित करने वाली संख्या, तो जो 4 उसमें दिए गए उन चारों में से अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 1/3 ऋण 1/6, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका लघुत्तम समापन 6 आएगा, 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार, तो 2 ऋण 1 ऊपर आएगा, तो 2 में से 1 घटे तो 1/6, तो इसको हल करने पर 1/6 आ रहा है, अर्थात इसका जो सही उत्तर है कि 1/3 ऋण 1/6 को प्रदर्शित करेगी। अब हम देखें प्रश्न क्रमांक 57 में कि संख्या 4/7, 1/3, 2/5 और 5/9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम हर को समान करना पड़ेगा। हर को समान करने के लिए हम सबसे पहले इसका 7, 3, 5, 9 इसका लघुत्तम समापन निकाल लें। हमने पहले 3 का भाग दिया, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, अंत में सब में 1 आ गया। इसका जो लघुत्तम समापन होगा 3 गुणित 5 गुणित 7 315 होगा। तो हम सभी को
सभी के हर में कौन सी ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 315 बन जाए? तो पहली संख्या में 45 का गुणा करना पड़ रहा, 1/3 में 105 का करना पड़ रहा, 2/5 वाले में 63 का करना पड़ रहा, 5/9 में 35 और 35 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये गुणा करने के बाद हमने देखा सबके हर में 315 आ गया। अब ऊपर जो संख्या है उसमें सबसे बड़ी कौन सी आ रही? तो हम यहाँ देखें 180 हमको सबसे बड़ा अंक दिखाई दे रहा है, तो 100/315 अर्थात ये पहला वाला जो भिन्न था, तो पहला जो भिन्न है यही इसका सबसे बड़ी संख्या होगी, अर्थात ए इसका सही उत्तर है। 4/7 सबसे बड़ी भिन्न है। हम प्रश्न क्रमांक 58 में देखें कि संख्या 0.1234 गुणित 20 इसका गुणा करना है हमको। तो इसको गुणा करके हम जब निकालेंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 शून्य नीचे आ जाएंगे, ऊपर 20 है तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा, फिर 500 को फिर 2 से काटे तो 250 नीचे आ जाएगा और ऊपर 617, तो अर्थात इसका सही उत्तर 617/250 अर्थात सी वाला इसका उत्तर सही होगा। हम प्रश्न क्रमांक 59 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 59 जो आया था मॉक टेस्ट पेपर में वो ये था कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। कोई भी बहुभुज हो, कितनी भी भुजाएं पर उसके बाह्य कोणों का योग कभी भी 360 अंश होता है। प्रश्न क्रमांक 60 में जो आया था, प्रश्न क्रमांक 60 था कि एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 5-5 सेंटीमीटर है और एक भुजा 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा हमको ज्ञात करना था। तो इसको हम यहाँ पर ज्ञात करना है तो हम देखें कि समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का नहीं बन सकता क्योंकि इसके दोनों विकर्ण बराबर दिए, अर्थात ये आयताकार ही बनेगा और आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। हमने 5 ये है, 3 ये है और आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो अर्थात हमने त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग। यहाँ पर AC वर्ग, AC का मान 5 है, AB का वैसे ही रहेगा, BC की जगह 3 का वर्ग हो गया, तो 5 का वर्ग 25 हो गया, तो AB वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9। इसको हल करेंगे तो हम AB बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। इसका सही उत्तर जो होगा दूसरी भुजा का मान 4 होगा। इस प्रकार से जो 20 सवाल थे उनके हल आपको दिए गए हैं। इन सवालों को अच्छे से समझें, इनका अभ्यास करें और अगला जो पेपर होगा और आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपको इस प्रकार के प्रश्न सवाल आ सकते हैं। धन्यवाद।